नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, बिहार की 40, बंगाल की 42, महाराष्ट्र की 48, दिल्ली की 7, पंजाब की 13, झारखंड की 14 लोकसभा सीटें ऐसी है जिनको लेकर नीतीश कुमार बार बार बात करते हैं। इनको लेकर नीतीश कुमार एक प्लान बनाने की बात करते हैं जिसको वो बार बार दोहराते रहते हैं। उनका कहना है कि केवल इन सीटों पर ही ध्यान केंद्रित कर दिया जाए तो बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। आखिर नीतीश कुमार को क्यों लगता है कि केवल 6 राज्यों की इन 230 सीटों पर ही काम कर कर बीजेपी को हराया जा सकता है? नीतीश कुमार का तो कहना यह है कि इनमें से भी 230 सीटों की जरूरत ही नहीं है, केवल इनमें से भी 100 सीटों पर ही फोकस कर दिया जाए तो बीजेपी चिंता में आ जाएगी, वो सत्ता से बेदखल हो जाएगी। इन 6 राज्यों की एक खासियत है, इन राज्यों में कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है नहीं, इसीलिए विपक्ष के अन्य दलों के साथ कांग्रेस का बहुत अधिक झगड़ा बनने वाला नहीं है। अगर समझौता होता है, गठबंधन होता है तो, क्योंकि विपक्ष की एकता में सबसे बड़ी परेशानी मौजूदा समय में यह है कि जहां पर कांग्रेस मजबूत है वो वहां पर दूसरे दलों के साथ तालमेल करना नहीं चाहती है और अन्य राज्यों में सीटों के बंटवारे में ज्यादा हिस्सेदारी की मांग कर सकती है। खासकर कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस का जिस तरह का रवैया है, वह जिस तरह ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और कुछ राजनीतिक पार्टियों से दूरी बनाती हुई दिखती है, तो इससे साफ साफ जाहिर है कांग्रेस ये मानकर बैठ गई है कि हम अच्छा कर सकते हैं, दूसरे से हम जुड़ना चाहते नहीं है। अभी तो जुड़ना नहीं चाहते, हो सकता है कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, इनके बाद जुड़ना चाहते हैं। आप ध्यान दीजिए कि जिन 6 राज्यों की बात हो रही है, उन राज्यों में महाराष्ट्र को छोड़कर कहीं पर भी कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है नहीं है। इसके साथ ही महाराष्ट्र और बिहार में बीजेपी खुद चिंता में है। दिल्ली में करीब 3 सीटें ऐसी है 7 में से जिन पर बिहारी वोटर का बड़ा असर है। बिहारी वोटर इन सीटों पर निर्णायक साबित होता है। नीतीश कुमार केजरीवाल से बार बार मिल रहे हैं, तेजस्वी यादव को भी साथ लेकर जाते हैं। यह माना जा रहा है कि इन 3 सीटों के समीकरण को साधने की चिंता, चर्चा हो रही है। इन 3 सीटों को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आकर अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होकर प्रभावित कर सकते हैं। पंजाब में बीजेपी तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक अकाली साथ आते नहीं है, दोबारा गठबंधन होता नहीं है। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर समीकरण बहुत ही जुदा है, क्योंकि मायावती किसी भी गठबंधन का हिस्सा बनना नहीं चाहती है और उत्तर प्रदेश में बगैर मायावती के साथ आए विपक्ष बड़ी कामयाबी कुछ मिलनी नहीं है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में सारे प्रयोग हो चुके हैं। मायावती, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पहले भी साथ आ चुके हैं, कांग्रेस भी साथ आ चुके हैं, सारे तरह के प्रयोग करके देखे जा चुके हैं। धरातल पर इन पार्टियों का वोट बैंक एक साथ आता नहीं है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की बात अलग है। पटना में 23 जून को नीतीश कुमार ने महाबैठक बुलाई है। इसमें 15 दलों ने शामिल होने की मंजूरी दे दी है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, अखिलेश यादव, शरद पवार, हेमंत सोरेन, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य, ये लोग इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। दरअसल नीतीश कुमार और उनके जो कुछ मित्र हैं, ये लोग ये चाहते हैं कि इन 6 राज्यों में कांग्रेस केवल उन्हीं सीटों पर लड़े जिन पर वो बहुत मजबूत स्थिति में है, वरना तो ये सीटें उन दलों को के लिए छोड़ देनी चाहिए जो दल प्रदेश में मजबूत स्थिति में है। अब नीतीश कुमार और उनकी मित्र मंडली अपनी इस योजना में कितनी सफल हो पाएगी, इस पर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। यह तो वक्त के साथ ही सामने आएगा, लेकिन 2 तथ्य तो पेश किए ही जा सकते हैं तस्वीर को थोड़ा सा साफ करने के लिए। ये आंकड़े वैसे तो पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़े हैं और हर चुनाव अलग माहौल और अलग मुद्दों पर लड़ा जाता है, अलग अलग गठबंधन के साथ लड़ा जाता है, इसीलिए यह नहीं माना जा सकता कि इस बार भी पिछले जैसा ही माहौल रहेगा, पिछले जैसे ही परिणाम आएंगे। लेकिन फिर भी एक आकलन तो इन आंकड़ों के हिसाब से लगाया ही जा सकता है। इसीलिए ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2019 में बीजेपी ने 105 सीटों पर 3 लाख से अधिक मतों के अंतर से विपक्षी को हराया था। 105 सीटें जिन पर अंतर 3 लाख से दिख रहा था, 3 लाख वोट से दिख रहा था। इसके साथ ही 164 सीटें ऐसी थी जिन पर अंतर 2 लाख से अधिक रहा था। बीजेपी ने अपने विपक्षी उम्मीदवार को, प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को 164 सीटों पर 2 लाख से अधिक मतों से हराया था। 44 सीटें ऐसी थी जिस पर 4 लाख से अधिक मतों के अंतर से बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। यानी बीजेपी ने 2019 के चुनाव में बहुत अधिक मार्जिन के साथ सीटें जीती थी। यह कोई साधारण मार्जिन नहीं है। इसको कितना कम किया जा सकता है, विपक्ष पूरा मिलकर इसको कितना कम कर सकता है, यह एक सोचने वाली बात है।
और दूसरी बात, देश में करीब 200 सीटें ऐसी है जिस पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई होती है। इन 200 में से 164 सीटें तो उन प्रदेशों में है जिन प्रदेशों में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। इनके बीच में कोई बहुत बड़ा दल बड़ी भूमिका में रहता नहीं है। मध्य प्रदेश की 29, कर्नाटक की 28, राजस्थान की 25, छत्तीसगढ़ की 11, असम की 14, हरियाणा की 11, हिमाचल की 4, गुजरात की 26, उत्तराखंड की 5, गोवा की 2, अरुणाचल प्रदेश की 2, मणिपुर की 2, चंडीगढ़ की 1, अंडमान निकोबार की 1 और लद्दाख की 1। ये 162 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी इनमें से अधिकतर लोकसभा सीटों को 2014 में भी और 2019 में भी जीतने में कामयाब रही थी। यानी कांग्रेस अपने गढ़ में ही बीजेपी को पिछले 2 चुनाव से रोक नहीं पा रही है। इस एक चुनाव में, 2024 के चुनाव में क्या इतना बड़ा अंतर आ जाएगा कि बीजेपी इन 164 सीटों में से अधिकतर सीटें अपने कब्जे में कर सकती है, आधी सीटें भी अपने कब्जे में कर सकती है। इसीलिए विपक्ष अपने अपने हिस्से की सीटों को बांटकर बीजेपी को रोकने में कितना सफल हो पाएंगे, यह एक देखने वाली बात होगी। और विपक्ष के बीच में कोई बहुत उचित गणित के साथ कोई गठबंधन सीटों का बंटवारा भी बन पाएगा, यह भी एक देखने वाली बात है। वैसे ये माना जा रहा है कि 23 जून को यह जो पटना में विपक्ष के 15 दलों की बैठक होने वाली है, इसमें सीटों के बंटवारे पर बात नहीं होगी, सैद्धांतिक बातें होगी कि कैसे आगे बढ़ा जाए। पिछले 2 चुनाव के आंकड़े बता रहे हैं कि यह सब कुछ इतना आसान काम तो है नहीं है। हाँ, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, बंगाल, कर्नाटक में बीजेपी को चिंता है। अब इस चिंता को नरेंद्र मोदी और अमित शाह कैसे दूर करेंगे, इसकी तस्वीर हो सकता है बहुत ही जल्द साफ हो जाए, क्योंकि कर्नाटक में जेडीएस के साथ हाथ मिल सकता है, इस तरह की खबरें आने लगी है। अकाली भी बीजेपी के पास पंजाब में आते हुए दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में शिंदे से बहुत ज्यादा उम्मीद दिख नहीं रही है। बहुत सारे सर्वे आए हैं, उन सर्वे में भी ये बात सामने आती है कि शिंदे उद्धव ठाकरे की रिप्लेसमेंट शायद ना बने। इसीलिए आप अभी मौजूदा खबरों पर ध्यान दीजिए। देवेंद्र फडणवीस हिंदुत्व के नए अवतार में महाराष्ट्र में आते हुए दिख रहे हैं। अभी हाल ही में टीपू सुल्तान विवाद को आप याद कर सकते हैं, उन खबरों को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ पहले की बातें देख सकते हैं। अब देवेंद्र फडणवीस अपने नए अवतार में कितने कामयाब होंगे, इस पर तो किसी अन्य वीडियो में बात कर लेंगे। लेकिन विपक्ष की एकता इतनी आसान बात तो नहीं है। यह एक सीधी सी बात है। 23 जून की पटना की बैठक से विपक्ष के इन 15 दलों के पिटारे से क्या निकलेगा, यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।